अब मेरा आपसे सीधा से सवाल है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज अपने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया, जिसमें उनकी ओर से जो बातें कही गई अक्षरशः मैं वो शब्द पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तकरीबन 700 दंगे हुए थे, बीएसपी की सरकार में 364 दंगे हुए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है, माफिया समेत पेशेवर अपराधियों पर नकेल कस दी गई है, जबकि पुरानी समाजवादी सरकार में माफियाओं को, दंगाइयों को बढ़ावा दिया जाता था। इस पर कैसे काउंटर करेंगे आप? योगी जी का भाषण जो है, जो अपना रिपोर्ट कार्ड इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो करीब करीब 1 घंटा 22 मिनट का भाषण था। इनके बगल में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री इनका भाषण सुनकर सो गए थे, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही। तो इनके भाषण को कौन सुनेगा? मालूम है सब कुछ झूठ है, जितने आंकड़े हैं सब झूठ है, जो भी ये दावा कर रहा है सब झूठ है। योगी जी को ये हिंदू मुस्लिम दंगा फंगा इससे हट के इनको ये कहना चाहिए था कि जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पे की थी, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का वादा था इन्वेस्टमेंट का, उसमें कितना पैसा आया? योगी जी को बताना चाहिए था कि पिछले 5 साल में इन्होंने कितनी फैक्ट्री यहाँ लगा दी। योगी जी को ये रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है वो खुद देख रही है कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर ये प्रदेश की जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को देख लीजिए, उनकी हर सीट पर मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोग लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को ये पता चल गया है कि जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, जितने अराजक तत्व हैं, उनको ढूंढ कर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, इनके गठबंधन के लोगों ने टिकट दिया। और आप देखिए, जो लोग डिबेट तक नहीं टिक पा रहे, डिबेट छोड़कर भाग गए, देखिए जो डिबेट तक नहीं टिक पा रहा है, ये गठबंधन तो पहले दिन से ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरनगर में जब गठबंधन का झंडा लेकर पहुंचे तो मुजफ्फरनगर के लोगों ने पूछा कि उस वक्त में कहां थे जब सचिन जाट और गौरव जाट की हत्या की जा रही थी। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने के पहले इनका ट्वीट उठाकर देख लीजिएगा, 2014 में जो भाषा बोलते थे कि अगर एक हिंदू का कत्ल होगा तो 10 मुसलमानों की कत्ल करेंगे और एफआईआर नहीं लिखवाएंगे आप उस गोरखपुर में, जो उसी गोरखपुर से इनका बयान था। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो कोरोना काल के पहले चित्रा जी, यहाँ की जीडीपी 4.8 थी, वो सुधर नहीं पाई। और जिसकी स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है, अगर वो रोजगार मांगता तो लाठियां मिलती हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षाएं लीक हुई, और उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि इलाहाबाद से बिलोंग करने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री का नाम आया था, और जबकि जबरन इलाहाबाद के डीएम का ट्रांसफर करा दिया कोरोना के मरीज। शहजाद पूनावाला जी, आखिर आपकी पार्टी ऐसे क्यों बरस रही है राहुल गांधी पर? उनका ये नजरिया है कि एक अमीर भारत बन रहा है, एक गरीब भारत बन रहा है। ये जिन्ना की 2 राष्ट्र थ्योरी कैसे हो गई? 2 भारत तो नहीं है, भारत एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। हाँ, कुछ लोगों ने भारत के टुकड़े टुकड़े किए थे और भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, परंतु 2 राहुल जरूर है। और वो 2 राहुल कौन है, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूं। एक है बुरे राहुल गांधी, जो वैसे परिवार तंत्र में विश्वास करते हैं, अपनी पार्टी को लोकतंत्र मुक्त बनाकर रखा है, वहां पर गुलाम अगर आजाद बनना चाहे तो उसके साथ क्या होता है सुप्रिया जी मुझसे बेहतर जानती है। परंतु एक है बहुत बुरे राहुल गांधी, जो लोकतंत्र में इतनी आस्था भी नहीं रखते कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को भी कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है वॉइस ऑफ द यूनियन ऑफ पीपल का, यूनियन ऑफ स्टेट्स को अटैक करने का। मतलब कि सोचिए, ये चयनात्मक कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब तो इलेक्शन कमीशन ठीक है पंजाब में, तब तो इलेक्शन कमीशन ठीक है राजस्थान में, अगर मैं चुनाव हारूं तो 5 साल के बच्चे की तरह इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीतूं तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अगर राम मंदिर का फैसला आ जाए राम मंदिर के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट खराब है। तो ये उनके बुरे और बहुत बुरे राहुल गांधी कि इन संस्थाओं पर अटैक किया जा रहा है, इनको वीकेंड किया जा रहा है। और क्या कहने का बेसिस है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बिठाई हुई है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स तय कहता है, जिसका खंडन इस सरकार से नहीं आता है। मुंह में टेप लग जाता है इस सरकार की जब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है $2 बिलियन मोदी जी ने इजराइल जाके खर्चा किए, पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा, और उस सॉफ्टवेयर से चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसकी जासूसी कराई। चुने हुए मुख्यमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की, खुद राहुल गांधी जी की, स्मृति ईरानी जी की, प्रहलाद पटेल जी की, पवन तोगड़िया जी की जो जासूसी हुई, वो तो अलग बात है। तो इसको कहते हैं संस्थाओं को वीकेंड करना। हमने सब देखा है, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो संस्थाएं नहीं रह गई है, वो भाजपा के फ्रंटल है। जब चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, लोगों को प्रलोभन देना हो, अपने लोगों को डराना हो,
तब उन चीजों का इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के सफाए को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामों को देखें तो पता चलता है कि किसी भी दल में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 प्रत्याशियों में से 615 प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला है कि इनमें से एक चौथाई यानी 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 156 दागी उम्मीदवारों में से 121 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के केस चल रहे हैं। 30 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश के मुकदमे हैं और 12 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की धाराओं में केस दर्ज हैं। एक उम्मीदवार पर रेप का केस भी है। अपराधियों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन एडीआर की स्टडी में पता चला है कि आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने में बीजेपी भी पीछे नहीं। सबसे ज्यादा 75% दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से हैं, जिसके 28 में से 21 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी है, जिसके 29 में से 17 यानी 59% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद बारी है बीजेपी की, जिसके करीब करीब आधे प्रत्याशी आपराधिक छवि के हैं। बीजेपी के 57 में से 29 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 यानी करीब 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीएसपी के 56 में से 19 प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी आपराधिक छवि के नेताओं को टिकट देने में सर्वदलीय परंपरा को निभाया गया है, लेकिन फिर भी हर राजनीतिक दल को सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल के दागी उम्मीदवार ही नजर आते हैं। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में।